आइए इस वीडियो में हम लोग शैट के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एनएमएमएस एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो के अंदर में हम आपको जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न याद कराने का प्रयास कराएंगे, आप लोग उन सारे ऑब्जेक्टिव को एक बेहतरीन तरीके से याद करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर में हम शैट के उसी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे जो आपके एनएमएमएस एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम लोग इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? अब भाई मौलिक अधिकार कहते किसको है? मौलिक अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए होता है, जिसे ना तो सरकार छीन सकता है ना ही कोई पब्लिक छीन सकता है। ये किसी व्यक्ति को आत्मसम्मान रूप से जीने के लिए ये अधिकार दिया गया है। देखिए मौलिक अधिकार की रक्षा करता है सर्वोच्च न्यायालय। वैसे इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिए हैं, तो यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, मौलिक अधिकार होता क्या है, मौलिक अधिकार कितने तरह के पाए जाते हैं, कितने प्रकार के पाए जाते हैं, इन सब प्रश्नों पर एक बेहतरीन तरीका से चर्चा कर दिए हैं। यदि आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए GKS स्टडी सेंटर मौलिक अधिकार, या नहीं तो उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। वहाँ से आप लोग चेक करके उस वीडियो को एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा। तो 100% इस बात की हम गारंटी देते हैं कि ये मौलिक अधिकार क्या होते हैं और मौलिक अधिकार से जो भी क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा जाएगा उसका जवाब आप लोग एक बेहतरीन तरीका से दे दीजिएगा। और 100% मौलिक अधिकार से क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में पूछा ही जाता है। हर एक बार पूछा जाएगा, अगले बार भी पूछा जाएगा, समझ गए ना? इसलिए उस वीडियो को जरूर देखिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा नंबर प्रश्न, राज्य की सबसे ऊंचा अदालत। राज्य की सबसे ऊंचा अदालत क्या है? उच्च न्यायालय। जिस तरह से देश में होता है सुप्रीम कोर्ट, देश के अंदर होता है क्या? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक उसी तरह राज्य की सबसे ऊंचा अदालत, राज्य की सबसे ऊंचा अदालत का मतलब क्या हुआ? राज्य का सबसे बड़ा कोर्ट जहाँ पे फैसला सुनाया जाता है उसको कहते हैं उच्च न्यायालय। राज्य के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट को क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। जहाँ पे फैसला सुनाया जाता है, हम सभी जानते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच या दो संगठनों के बीच कभी भी वाद विवाद छिड़ता है या कभी भी लड़ाई होता है तो उसकी सुनवाई के लिए हम लोग कहाँ पे जाते हैं? तो कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट में ही ना फैसला सुनाया जाता है, जहाँ पे न्याय होता है, सच और झूठ का पता लगता है। कोई भी दो व्यक्ति आपस में जब झगड़ा कर लेता है, या नहीं तो कोई भी दो संगठन या कोई भी राजनीतिक पार्टी एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लेता है, एक दूसरे के साथ संघर्ष कर लेता है, उस स्थिति में अपनी बातों को रखने के लिए, सच और झूठ का पता करने के लिए, न्याय मांगने के लिए हम लोग जाते हैं कोर्ट, या सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, या नहीं तो उच्च न्यायालय जाते हैं, या नहीं तो जिला में होता है जिला न्यायालय। समझ गए ना? इसी तरह से अगला नंबर प्रश्न देखिए, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? देश का सबसे बड़ा न्यायालय, देश का सबसे बड़ा कोर्ट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। यहाँ पे फैसला, कोई भी बात का फैसला 100% श्योर है, यहाँ पे हो ही जाएगा। मान के चलिए जो संतुष्ट नहीं है जिला न्यायालय से तो वह जाता है राज्य की सबसे बड़ी अदालत उच्च न्यायालय में जाता है। अगर उच्च न्यायालय के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो वह सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। यहाँ पे आपकी बात का फैसला 100% है, आपका फैसला सुना ही देगा। कौन सच्चा है कौन झूठा है, इस बात की फैसला अंतिम रूप में कहीं हो ना हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के आपका फैसला हो ही जाएगा। समझ गए ना? ये न्यायालय क्या होता है, ये न्यायाधीश क्या होता है, ये सभी से स्वतंत्र होता है। ये न्यायालय क्या होता है? जो सच और झूठ का पता लगाता है, जो सच और झूठ का फैसला सुनाता है, उसी को कहते हैं न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं, जो फैसला सुनाता है, जिसको हम लोग जज कहते हैं, जो वकील रहता है, वहाँ पे ये जो है न्यायपालिका, न्यायपालिका का मतलब क्या होता है? जो न्याय सुनाता है। न्यायपालिका सभी चीज़ों से स्वतंत्र रहता है। अब मान के चलिए न्यायपालिका पर ही दबाव रहेगा किसी राज्य सरकार का या नहीं तो किसी केंद्र सरकार का, तो क्या कभी भी न्यायपालिका एक सच फैसला सुना पाएगा? इसलिए न्यायपालिका सभी चीज़ों से स्वतंत्र रहता है। इस पर ना तो केंद्र सरकार का दबाव पड़ सकता है, नहीं राज्य सरकार का दबाव पड़ सकता है। यानी कि ये जो भी न्यायपालिका फैसला सुनाता है वह स्वतंत्र निष्पक्ष होकर के, उसे ना तो केंद्र सरकार का डर है ना ही राज्य सरकार दबाव डाल सकता है। तो पूछता है कौन स्वतंत्र होता है? तो न्यायपालिका जो भी सच का जो भी फैसला सुनाता है, मान के चलिए किसी के दबाव में आकर के, किसी के बहकावे में आकर फैसला सुनाएगा तो देश का फैसला कभी भी अच्छा हो पाएगा, कभी भी स्वतंत्र हो पाएगा? जब देश में फैसला ही गलत सुनाया जाएगा तो क्या देश कभी भी आगे बढ़ पाएगा? इसलिए संविधान में लिखा गया है न्यायपालिका सभी चीज़ों से स्वतंत्र होता है, ना तो राज्य सरकार, ना ही केंद्र सरकार, ना ही कोई व्यक्ति का दबाव उस पर पड़ता है। यानी कि वह निष्पक्ष होकर बिना डरे हुए फैसले को सुनाता है। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला सुनाया जाता है ना, वह 100% श्योर है, वह सही फैसला सुनाया जाता है। समझ गए ना? सब कुछ देश के अंदर बिकाऊ नहीं है। अगर सब कुछ देश के अंदर बिकाऊ रहा था तो आरजेडी का अध्यक्ष जो लालू प्रसाद है, उससे बड़ा धनी कौन है? उसको भी जेल जाना पड़ा, उसको भी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का बात मानना पड़ा। तो देश के अंदर हर एक चीज़ बिकाऊ नहीं रहता है। कौन चीज़ बिकाऊ नहीं रहता है? ये सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका। न्यायपालिका किसी के पक्ष में या किसी के बहकावे में आकर के कभी भी फैसला नहीं सुनाता है। ये स्वतंत्र रहता है, ना तो उसको राज्य सरकार इस पर दबाव डाल सकता है, ना ही केंद्र सरकार, ना ही कोई व्यक्ति। ये निष्पक्ष होकर के बिना किसी डरे हुए, जो सच है उसको सच का फैसला सुनाएगा, जो झूठ है उसको सजा देगा। इस तरह से न्यायपालिका हमेशा स्वतंत्र होता है, किसी भी
चीज़ों से वह स्वतंत्र होता है। ना तो केंद्र सरकार उस पर प्रभाव डाल सकता है, ना ही राज्य सरकार उसको दबाव डाल दे सकता है कि आप मेरे अनुसार फैसला सुनाइए। वह निष्पक्ष, वह स्वतंत्र होकर के फैसला सुनाता है। समझ गए इसके बारे में। इसके बाद देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यहाँ देखिए संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसके बाद देखिए नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है? वही न्यायपालिका। मान के चलिए जब आपके पास मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति के लिए होता है, हर एक व्यक्ति को आत्मसम्मान के रूप में जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। यदि आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसकी रक्षा कौन करेगा? न्यायपालिका। न्यायपालिका अगर आपके साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी का काम होता है, आपको बोलने की आज़ादी नहीं दिया जा रहा है, आप मान के चलिए कहीं पर बिजनेस करना चाहते हैं, कहीं पर घूमना चाहते हैं, एक देश से दूसरे देश जाना चाहते हैं, कहीं पर जाना चाहते हैं, अगर इसके खिलाफ होता है, आपकी मौलिक अधिकार का हनन होता है, तो उसकी रक्षा हमेशा करेगा न्यायपालिका। न्यायपालिका क्या करता है? नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। कौन न्यायपालिका? इससे पहले के वीडियो में हमने बताए जो मौलिक अधिकार, आपको वीडियो देखना है 100% उस वीडियो को देख ही लीजिएगा। आपको बहुत सारे कंसेप्ट के क्लियर, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएगा। यहाँ से देखिए ना, मौलिक अधिकार से क्वेश्चंस आपके एनएमएमएस एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। एक या नहीं तो 2 क्वेश्चंस हर एक बार आपके एनएमएमएस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जरूर है, आप लोग वहाँ से वीडियो को देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए बिहार प्रेस बिल कब पारित हुआ? तो 1982 ईस्वी में। क्या होता है बिहार प्रेस बिल? तो देखिए यहाँ पे बिहार प्रेस बिल का मतलब ये हुआ, देखिए राज्य सरकार जो है ना उस समय जो है इस नियम के तहत, ये क्या है, बिहार प्रेस बिल एक प्रकार का एक्ट है, यह एक प्रकार का कानून है। उस समय ये कानून पास करवा लिया था कि राज्य सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार की बुराई आप कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, राज्य सरकार खराब काम करेगा तो क्या उसका बुराई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो है ना जनता ने इसका खूब विरोध किया, जिसके कारण से सरकार को ये बिल, जिसके कारण से ये सरकार को कानून तुरंत वापस लेना पड़ा। अब मान के चलिए बिहार प्रेस बिल का मतलब क्या हुआ? ये एक कानून था, इस कानून के तहत आप सरकार की बुराई नहीं कर सकते थे। मान के चलिए सरकार खराब काम करेगा, सरकार जनता के पक्ष में काम नहीं करेगा, जनता जिस कारण से किसी सरकार को चुना था, अगर सरकार उस तरह से काम नहीं करेगा तो जनता को विरोध करने का ये आज़ादी होना चाहिए। मान के चलिए आपको हम सरकार चुने हैं, आपको हम चुने हैं, जनता ने किसी को चुना है और सरकार उसके अनुसार से जनता के हिसाब से काम नहीं करेगा, और जब सरकार जनता के हिसाब से, जनता ने जिस वजह से उसको चुना था उसके हिसाब से कार्य नहीं करेगा तो जनता क्या उसका विरोध नहीं कर सकता है? कर सकता है, और करना भी चाहिए। जब किसी का विरोध नहीं करेंगे तो वह तो और मनमानी करेगा। मान के चलिए कोई भी सरकार खराब काम करते जा रहा है, उसको विरोध करने वाला नहीं रहेगा, उसकी बुराई करने वाला नहीं रहेगा, तो वह हमेशा खराब ही काम करेगा। तो ये कानून खराब था ना, ये कानून जनता के भलाई, जनता के पक्ष में था नहीं था, इसलिए सारे जनता ने इस नियम का, इस कानून का विरोध किया है। यानी कि बिहार प्रेस बिल क्या है, इसके बारे में आप लोग समझ गए। किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझिए। जब आप लोग किसी भी बात को एक बेहतरीन तरीक़ा से समझिएगा तो आपको एनएमएमएस एग्जाम में पास करने से कोई नहीं रोक पाएगा। समझ गए ना, मेरा मकसद रहता है कि आपको बेहतर से बेहतर तरीक़ा से समझाया जाए। बस आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। क्या ये बात क्लास 8 के लिए ही महत्वपूर्ण है? 9th में काम नहीं आएगा। 2+2 आप बचपन में सीखे तो क्या 2+2 का काम सिर्फ बचपन के लिए ही है? आपको क्लास 10th में काम नहीं आएगा। शिक्षा कभी भी बेकार नहीं जाता है, शिक्षा हमेशा आपको काम आएगा, चाहे इस क्लास में काम आए चाहे आगे क्लास में, हमेशा शिक्षा काम आता है। इसलिए किसी भी बात पर समझने पर ध्यान दीजिए। समझ गए ना। बिहार प्रेस बिल कब पारित हुआ? तो 1982 ईस्वी में। लोकसभा में बहुमत के दल के नेता कौन होते हैं? लोकसभा में बहुमत दल यानी कि जिसको जनता ने अधिक वोट दिया है, लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। लोकसभा में बहुमत का मतलब क्या हुआ? जिसको जनता ने ज़्यादा वोट किया है। लोकसभा के अंदर बहुमत दल के नेता होते हैं प्रधानमंत्री। समझ गए। इसके बाद देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ये घटना अमृतसर में होता है, यानी कि जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में होता है। इसी में जो है जनरल डायर भारतीय लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया था, जिसके कारण से हजारों भारतीयों की मौत हो गई थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। देखिए आपातकाल कब लागू हुआ था? तो आपातकाल लागू हुआ था 1975 ईस्वी में। और ये किसके शासनकाल में लागू हुआ था? तो श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अब बताइएगा आपातकाल क्या होता है? अब आप ही लोग पूछेगा सर जी आपातकाल क्या होता है? तो आपात का मतलब क्या हुआ? विपत्ति के समय, संकट का समय, जिस समय देश बेरोजगारी, भूखमरी, अपनी आंतरिक समस्याओं से जब कोई भी देश गुजरता है, कोई भी देश उससे जूझता है, उसी समय लगता है आपातकाल। आपातकाल का मतलब होता है विपत्ति का समय, संकट का समय, जब देश बाहरी कारणों से और अंदरूनी कारणों से विवश रहता है, जब देश अपने अंदर बेरोजगारी, भूखमरी, आतंकवाद जैसी समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर पाता है, ये सारी समस्याओं को हल करने में असमर्थ हो जाता है, उस स्थिति में आपातकाल लग जाता है। और आपातकाल लगने के बाद क्या होता है?
ये देश का संपूर्ण शक्ति प्रधानमंत्री के हाथ में ना होकर के राष्ट्रपति शासन लग जाता है। जब ये आपातकाल लगेगा उस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, और जब ये राष्ट्रपति शासन लगेगा तो आपको मौलिक अधिकार छीन लिया जाएगा, नहीं आपको बोलने का अधिकार दिया जाएगा, नहीं आपको कुछ करने का अधिकार दिया जाएगा। बहुत तरह की समस्याएं को झेलना पड़ता है, समझ गए ना। तो ये आपातकाल लगा था श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में। श्रीमती इंदिरा गांधी जिस समय प्रधानमंत्री था उसी समय 1975 ईस्वी में ये देश अपना भारत आपातकाल से गुजरा था। 1975 ईस्वी में देश के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, जो भी काम करता है मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, लेकिन जब आपातकाल लग जाता है तो वह शासन चले जाता है राष्ट्रपति के हाथ में, समझ गए। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो निर्वाचित सदस्य जिसको हम लोग चुनते हैं, जिसको जनता चुनता है, 543 होता है। इसके बाद देखिए सरकार के कितने अंग होते हैं? तो सरकार के 3 अंग होते हैं। देखिए विधायिका होता है, कार्यपालिका होता है, न्यायपालिका होता है। इसको एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा। विधायिका कानून बनाता है और जो कानून बनता है उसको लागू कराता है कार्यपालिका। कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? जो विधायिका कानून बनाता है उसको संपूर्ण जनता पर लागू करवाता है कार्यपालिका। न्यायपालिका जो न्याय करता है, फैसला सुनाता है, जो कानून की देखरेख करता है, उसकी संरक्षण करता है। न्यायपालिका का मतलब समझ गए। इसके बाद देखिए नरेगा को मनरेगा में कब परिवर्तित किया गया? तो 2009 ईस्वी में। नरेगा को मनरेगा में कब बदला गया? तो 2009 ईस्वी में। अब बोलेगा सर जी ये नरेगा क्या होता है? तो अपने देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसको रोजगार नहीं मिलता है, जो बेरोजगार रहते हैं। तो इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक एक्ट बनाया, एक कानून बनाया। इस कानून के तहत देश के अंदर जितने भी बेरोजगार होते हैं, जिसको रोजगार नहीं मिलता है, उसको सरकार इस बात की गारंटी देता है कि हम आपको 365 दिन में कम से कम 100 दिन की आपको रोजगार देंगे। उससे जो भी आपको आमदनी मिलेगा, उससे जो भी आपको कुछ आय की प्राप्ति होगी, उससे आप अपना जीवन यापन, अपना परिवार का गुजारा कर सकते हैं। तो नरेगा के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, समझ गए ना। यानी कि यह एक एक्ट है, यह एक कानून है। इस कानून के तहत देश के अंदर जितने भी बेरोजगार लोग होते हैं उसको ये सरकार ये कानूनी अधिकार दिया गया है कि कम से कम हम आपको 365 दिन में 100 दिनों की रोजगार देंगे। इसी को कहते हैं नरेगा। लेकिन यही नरेगा मनरेगा में कब बदल गया? 2009 ईस्वी में। इस तरह से सारे क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से याद कर लीजिएगा, समझ गए ना। आप ही में से बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आता है कि सर जी आप रीजनिंग के ऊपर क्यों नहीं वीडियो बनाते हैं? ज़रूर आएगा वीडियो। इससे पहले की वीडियो में भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस पर चर्चा कर दी है, रीजनिंग के ऊपर भी वीडियो हमने बना दिए हैं, तो जाकर के देखिए। और प्लेलिस्ट में सोशल साइंस के ऊपर, साइंस के ऊपर, हमने मैथ के ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, तो उन सारे वीडियो को भी देखिए, आप लोग को बहुत फ़ायदा मिलेगा, समझ गए ना। यदि आप लोग चाहते हो कि एनएमएमएस एग्जाम कम समय में तैयारी करें, तो इस चैनल के माध्यम से जिस तरह से हमने वीडियो डाले हैं, यदि आप लोग देखते जाइएगा तो 100% इस बात की हम गारंटी देते हैं कि आपको इस एग्ज़ाम को पास करने में थोड़ी सी भी दिक्कत नहीं आएगा। एक बार फिर हम आपको एक बेहतरीन तरीक़ा से यहाँ से इस वीडियो के अंदर में जो भी समझाने का प्रयास किए हैं उसको एक बार और एक बेहतरीन तरीक़ा से हम आपको समझा देते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? तो मौलिक अधिकार उस अधिकार को कहते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए होता है। इसे ना तो कोई सरकार छीन सकता है, ना ही कोई व्यक्ति छीन सकता है। ये आपका किसी व्यक्ति का पर्सनल अधिकार होता है, जिसको कोई भी नहीं छीन सकता है। जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, कहीं पर भी बिजनेस कर सकते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप जो चाह रहे हैं बोलने के लिए वो आप बोल सकते हैं। तब ना आजकल देखते हो सड़क छाप लोग भी नरेंद्र मोदी का बुराई करने लगता है। ये बोलने का आज़ादी दिया गया है। अगर ये आपके पास अधिकार नहीं दिया जाता तो आपका जीवन नहीं नरक के समान हो जाता है। वैसे हम बता दिए, इसके बारे में हमने वीडियो बना दी है। मौलिक अधिकार क्या होता है, जाकर के यूट्यूब पे सर्च कीजिए मौलिक अधिकार क्या होता है, GKS स्टडी सेंटर, वीडियो आ जाएगा। उस वीडियो को बेहतरीन तरीके से देखिएगा, वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके एनएमएमएस एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। देख लीजिएगा उस वीडियो को। राज्य की सबसे ऊँचा अदालत, राज्य की सबसे ऊँचा अदालत होता है उच्च न्यायालय, ठीक है। उसी तरह से जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं राज्य के अंदर सबसे बड़का कोर्ट कौन होता है? तो उच्च न्यायालय होता है, ठीक है। उसी तरह से देश में होता है सर्वोच्च न्यायालय। ये सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। अब इसके बाद देखिए नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता की रक्षा करता है न्यायपालिका। जब किसी 2 व्यक्ति के या किसी 2 राजनीतिक दलों के बीच संघर्ष होता है, लड़ाई होता है, तो ये लड़ाई का विवाद कहाँ पे जाता है, कहाँ पे समाप्त होता है? तो कोर्ट में जाता है। कोर्ट ही यानी कि आपको अदालत ही बताएगा कि कौन सा व्यक्ति झूठा है, कौन सा व्यक्ति सच्चा है। उसके अनुसार से वो फैसला सुनाता है। अगर झूठा पाइएगा तो आपको झूठा का सजा देगा। इस तरह से समझ गए। यानी कि नागरिकों के अधिकार एवं उनकी रक्षा कौन करती है? न्यायपालिका करती है। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो जयप्रकाश नारायण ने दिया था। जब देश बेरोजगारी, भुखमरी, आतंकवाद से पीड़ित था, उसी समय जो है ये क्रांतिकारी आंदोलन किया था। कौन? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का मतलब क्या हुआ? पूरे देश के अंदर बदलाव। ये संपूर्ण क्रांति का नारा उस समय दिया गया था जिस समय अपना देश
बेरोजगारी, भुखमरी, रोजगार मिल नहीं रहा था, खाने के लिए लोगों को मिल नहीं रहा था, उस समय ये जो है जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन किया था बिहार के छात्रों के साथ। अब बोलेगा सर जी बिहार में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में भी हमने वीडियो बना दिए हैं, तो जाकर यूट्यूब पे सर्च कीजिए बिहार में छात्र आंदोलन के कारण क्या थे, GK स्टडी सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। उस वीडियो को भी आप लोग एक बेहतरीन तरीका से देख लीजिएगा, आपको बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। समझ गए। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण ने उसी समय संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। संपूर्ण क्रांति का मतलब पूरा देश के अंदर बदलाव, पूरे देश के अंदर बदलाव होना चाहिए। क्यों बदलाव होना चाहिए, क्योंकि देश पूरा त्रस्त था, गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से, आतंकवाद से, लोगों को खाने नहीं मिल रहा था। इसलिए ये चाहता था कौन, जयप्रकाश नारायण, पूरे देश में बदलाव हो, तभी अपना देश बदलेगा। समझ गए। इसके बाद देखिए बिहार प्रेस बिल कब पारित हुआ, तो 1982 ईस्वी में। ये बिहार प्रेस बिल क्या होता है, सरकार ने एक कानून बना लिया था कि सरकार के खिलाफ, सरकार की बुराई आप कभी भी नहीं कर सकते हैं, इस कानून के तहत, जिसके कारण से जनता ने इसका पूरा विरोध किया। भाई सरकारें है, जब हमने तुमको चुना है तो क्या तुम गलत करेगा, तुम जनता के पक्ष में नहीं रहेगा, जनता ने जिस वजह से तुमको चुना उसके अनुसार से जब तुम काम नहीं करेगा तो क्या जनता का यह हक नहीं बनता है कि सरकार का बुराई करे। जब सरकार का बुराई नहीं कर सकता है जनता, तो सरकार तो मनमानी ढंग से काम करेगा। इसीलिए जो है जनता ने इसका खूब विरोध किया, जिसके कारण से सरकार को ये कानून वापस लेना पड़ा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखिए आपातकाल कब लागू हुआ था, तो 1975 ईस्वी में। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 होती है। सरकार के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसके बाद देखिए नरेगा को मनरेगा में कब बदल दिया गया, तो 2009 ईस्वी में। हम किसी भी बात को समझाते हैं, रटाते नहीं है, क्योंकि जब हम रटाएंगे तो मान के चलिए आज न रट लीजिएगा, लेकिन उसी में से जब घुमा के क्वेश्चन पूछेगा, जब रटे रहिएगा, तो कभी भी आप उसका एक बेहतरीन तरीका से जवाब नहीं दे सकते हैं। इसलिए किसी भी बात को समझिए, समझना है, समझ गए ना। वैसे आप लोग टेंशन मत लीजिए, रीजनिंग के ऊपर भी हम जल्द वीडियो ला रहे हैं, इसके बाद साइंस के ऊपर भी वीडियो लाना पड़ेगा। समझ गए ना। बहुत सारे स्टूडेंट को मैथ के क्वेश्चन नहीं बनता है, और ये हकीकत है। सारे सब्जेक्ट का तो सवाल का जवाब आप लोग दे दीजिएगा, लेकिन मैथ का क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, एक बेहतरीन तरीक़ा से समझना होगा। तो मैथ का भी क्वेश्चन बनेगा, ऐसी बात नहीं है यहाँ पर हम आपको डरा रहे हैं, डराना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन जो हकीकत है वो तो बताना ही ना पड़ेगा। मैथ के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम बार बार आपको कहते हैं पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, वो भी बढ़िया तरीक़ा से। समझ गए ना। ये सोशल साइंस नहीं है बाबू, ये रीजनिंग नहीं है बाबू, ये साइंस नहीं है बाबू, ये मैथ है। मैथ को पढ़ने के लिए थोड़ा सा आपको अलग से बुद्धि लगाना पड़ेगा, अलग से थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। हालांकि ये आसान होता है, जब पढ़िएगा तो कोई भी चीज़ आसान नहीं लगेगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हमने जो भी आपको समझाने का प्रयास किए हैं, यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखे होंगे, तो इस वीडियो में जो भी मकसद था, उस मकसद को आप लोग एक बेहतरीन तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, और इस चैनल के माध्यम से बने रहिए, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप में, सारे ग्रुप में, सारे दोस्तों के पास। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ।